ऑफ यू। मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, ठीक है। आपने जो टॉपिक है मेरा वो है इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। ये नया टॉपिक है नहीं, बिल्कुल पुराना टॉपिक है, बहुत बार पढ़ा है हमने, बट आज हम इसके बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं, एक जर्नी की तरह पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक की है 1947 से लेके अभी तक, ठीक है। 1947 से पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हुआ वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951 को। बट ये प्रोसेसिंग इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं हुई थी, ये प्रोसेसिंग आज़ादी से बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। 1947 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उस वक्त के जो लीडर्स थे उन लीडर्स को पता था कि आज या कल जाकर के देश आज़ाद होने वाला है, इस देश को चलाने के लिए हमें प्लान चाहिए। तो कुछ लीडर्स थे जो उस वक्त के वेल नोन थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू सर, ठीक है, विश्वेश्वरैया सर, इन लोगों ने मिल करके एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में डिस्कशन हुआ कि किस तरह का पॉलिसीज़ या प्लानिंग हमें करनी चाहिए। तो 1928 में फर्स्ट टाइम इंडियन जो 5 ईयर प्लान सिस्टम था वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त की यूएसएसआर के द्वारा, यानी कि सोवियत यूनियन ने, यानी रशिया ने स्टार्ट किया। और इस मॉडल को जब 1928 में पूरे वर्ल्ड ने देखा और ब्रिटिश सरकार जो उस वक्त हमारे यहाँ पे राज्य कर रही थी, उन्होंने देखा कि ये जो पॉलिसीज़ है इसके कारण रशिया ने बहुत डेवलपमेंट किया। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इंडिया के अंदर ये प्लान स्टार्ट किया जाए। तो यहीं से प्लानिंग स्टार्ट हुई और इससे पहले बहुत सारे मॉडल्स आए जो हम आगे पढ़ते हैं। 1934 सबसे पहला प्लान जो आया विश्वेश्वरैया प्लान था। इन्होंने एम विश्वेश्वरैया उस वक्त बहुत वेल नोन पर्सनालिटी थे, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स थे, पॉलिटिकल लीडर थे, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्लान लाया जाए जो 10 ईयर के बेसिस पे हो। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इतना डाइवर्सिफिकेशन है यहाँ पर, आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओ तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे में हम कोई प्लान बनाए वो जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने अपना 10 ईयर का प्लान दिया। और इस प्लान पे उस वक्त की गवर्नमेंट ने डिस्कस किया। उन्होंने फिर बाद में एक और प्रपोजल जो FICCI के थ्रू दिया गया 1934 में, ये था इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस वक्त के, उनका ये ग्रुप था जो आज भी है, फिक्की के नाम से जाना जाता है और आज भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों ने रिकमेंडेशंस दिया कि अगर हमें प्लानिंग करनी है तो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना पड़ेगा जो इसको प्रॉपर तरीके से ले सके। तो नेशनल प्लानिंग कमीशन उनका रिकमेंडेशन था और उससे ही प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। फिर कांग्रेस प्लान आया जिसके चेयरमैन थे नन अदर देन पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 में, और इन्होंने भी अपने प्लान, इनका प्लान में कुछ इतना ज़्यादा था नहीं, उन्होंने सारी चीज़ें और एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने फोकस करने के लिए बोला अपने प्लान में। देन उसके बाद में बॉम्बे प्लान आया, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लान में माना गया और इंडिया के टॉप 8 इंडस्ट्रियलिस्ट जिसमें टाटा बिरला के सब थे, जहाँ जमशेदजी टाटा थे हमारे, ठीक है, उन लोगों ने मिलकर के एक प्लान बनाया 1944-45 के अंदर। और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ सेक्टर्स को फोकस करना है अगर इंडिया का डेवलपमेंट करना है, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर का रिकंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो पूरी के पूरी तरीके से ट्रेडिशनल सिस्टम पे काम कर रहा था। तो उन्होंने अपने प्लान में कहा हमें फोकस करना है एग्रीकल्चर रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो आज भी और उस वक्त भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जानी जाती थी और आज भी देती है, तो इसको फोकस करें और इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए ये काम किया जाए। देन उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश सरकार ने बहुत किया था पर केवल उन सेक्टर पे किया था जो उनके लिए बेनिफिशियल थे। तो इन्होंने अपने सेक्टर में कहा कि इंडिया का अगर डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक कंज्यूमर गुड्स के ऊपर
उन्होंने कहा कि इंडिया में डेवलपमेंट करना तो बेसिक कंज्यूमर गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना होगा, जो यहाँ पर ही बनाई जाए, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज यहीं पर हो। देन उन्होंने एक और ऑप्शन कहा था कि विद इन 5 ईयर जब टारगेट स्टार्ट हो, 15 साल के अंदर अंदर पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन जो इनकम है वो बढ़ा दी जाए, 65 से 135 रुपीज़ कर दी जाए। ठीक है, तो ये उनके प्लान का था और ये प्लान वेल नोन था। इसमें इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो इसे बहुत माना गया हमारे नेक्स्ट प्लान के अंदर। गांधीयन प्लान, क्योंकि गांधी जी की थ्योरी को, गांधी जी के आइडियोलॉजी को ये फोकस करता था, तो इन्होंने केवल और केवल कहा कि अगर इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो हमें गरीब लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि इंडिया डेवलपमेंट है तो एग्रीकल्चर सेक्टर और स्मॉल एंड स्केल कॉटेज इंडस्ट्री को फोकस करते हुए हमारी प्लान्स बने, जो हमारी पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडिया को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। ये 1944 में बना। द पीपल प्लान बना 1945 के अंदर, फोकस ऑन बेसिक नीड्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बेसिक नीड्स को ही फोकस किया, जो बॉम्बे प्लान में बता दिया गया था। देन सर्वोदय प्लान बना 1950 के अंदर, जिसमें भी यही बोला गया कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को ज़्यादा फोकस किया जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किया जाए। तो ये बेसिक कुछ ऐसे प्लान थे जो 1947 से पहले बन चुके थे, उनके प्रपोजल आ चुके थे उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में और हमारे वेल नोन लीडर के पास में। देन 1950 में जो एक ही प्लान आया, सर्वोदय प्लान 47 के बाद में, और उसमें भी फोकस किया गया। जब ब्रिटिश सरकार हमारे देश को छोड़ के गई तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी कंडीशन पे थी। हम लोग इस कंडीशन में नहीं थे कि हम अपने बेसिस पर कंट्री को चला सकें। तो इंडियन इकोनॉमी के पास में ये था कि पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को जब चेक किया गया और देखा गया कैसी कैसी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है, तो उन्होंने देखा कि पूरे वर्ल्ड में अगर यूरोपियन सेक्टर में चले जाओ तो प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला है, जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी वहाँ पे चलती है। और रशिया में उन्होंने देखा सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है, पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ रशिया या पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही कम सेक्टर दिए गए, इवन वो सेक्टर दिए गए जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। 10 to 20% होल्डिंग पूरी इकोनॉमी की उनके पास रहती थी सोशलिज्म में। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो टेंशन ये थी कि हमारी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए पैसा बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो इतना पैसा था नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपनी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बनाएंगे, यानी हम कुछ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर देंगे और कुछ जो है हम लोग अपने कंट्रोल में रखेंगे। मेजर कंट्रोल जो था वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहना था। देन अगर एक बात की जाए तो जो मैंने बताया है 5 ईयर प्लान का जो आइडिया है सोवियत यूनियन से लिया गया, यानी यूएसएसआर से, रशिया से लिया गया था। और इन विश्वेश्वरैया जो बहुत वेल नोन पर्सन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी 1934 में, और अपनी इन बुक में उन्होंने प्लानिंग को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। ये फर्स्ट बुक थी जो इंडिया की प्लानिंग के बारे में बात करती थी। उस बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब आता है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, क्यों, इसका मीनिंग ही क्या है। सबसे पहले चीज आती है इकोनॉमिक प्लानिंग। बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना है, इकोनॉमी प्लस प्लानिंग। प्लानिंग यानी हमारे पास में कुछ बेसिक टारगेट्स होते हैं, इन फ्यूचर के टारगेट्स होते हैं, यानी कुछ गोल्स होते हैं। उन गोल्स को हम अचीव करने के लिए अपने कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं और ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। बट जब हम इसको इकोनॉमिकल लेवल यानी कि हम इसको देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दे, इकोनॉमिक्स में जोड़ दे, तो इकोनॉमिक प्लानिंग है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म का प्लान है जो डेवलप करता है किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकल रूप से। अब किसी भी कंट्री का जब डेवलपमेंट करना है तो हर कंट्री के अपने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो नेचर से दिए हुए गिफ्ट हो, मिनरल्स वगैरह, ठीक है, खान्स वगैरह हमारे यहाँ पे, या ह्यूमन रिसोर्सेज हो या दूसरे तरह के नेचुरल रिसोर्सेज। उन सारे रिसोर्सेज का हम कितनी इफेक्टिव तरीके से यूज़ लें कि जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में पहली बार फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई।
1951 के अंदर 1 अप्रैल के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग बनाने के, प्लान्स बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, देश में एक ऐसी अर्थव्यवस्था को क्रिएट करना या देश में एक ऐसी इकोनॉमी को क्रिएट करना जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सके। यानी अगर हम 1947 की बात करें या 1951 जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया उस वक्त की बात करें तो देश में कुछ सेक्टर बहुत डेवलप थे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, यानी पोर्ट एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप थे। और कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे क्योंकि वहाँ पर लोगों को, खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगता था कि वो यूजफुल है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केवल उन डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा डेवलप किया जो उनके लिए यूजफुल थी। तो वहाँ की उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अगर हमें देश का विकास करना है और एक इंडिया के जो विश्व गुरु बनने के सफ़र पे लेके जाना है, एक बड़े इंडिया की तस्वीर बनानी है, उसके लिए हमें ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यानी इंडिया का कोई भी सेक्टर ऐसा ना हो जो डेवलपमेंट से छूट जाए, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लान बनाने थे और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने हेल्प ली स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका फर्स्ट मेन फोकस था इकोनॉमिक प्लानिंग में। इंक्रीज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अंग्रेज जब थे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना सबसे बड़ा फोकस था ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम हो सके। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को उन्होंने फोकस किया। मेन फोकस उनका इसी कारण से था कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोगों के पास में पैसा जाए, वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सके ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सेल्फ सफिशिएंसी, हम इतने डेवलप हो जाएं कि हम अब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हमारे खुद की देश में इतना डेवलपमेंट हो कि हमारे यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो, ना कि हम वहाँ से इंपोर्ट करें। ठीक है, तो इनका मेन फोकस ये था। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये बहुत बड़ी दुविधा थी कि जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो उन्हें लगता था कि देश में जो हमारे पीछे लीडर्स हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है, पाकिस्तान उसी कंट्रोवर्सी के कारण क्रिएट हुआ। तो उन्हें हमेशा ये डाउट था कि इंडिया में इतना डाइवर्सिफिकेशन है, डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, कास्ट सिस्टम इतना हाई है, तो क्या ये देश अपने लोगों से चल सकेगा? क्या यहाँ के जो होने वाले लीडर है वो इस देश को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे पाएंगे, आर्थिक स्थिरता दे पाएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए कि उन्हें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी जो एक लंबे टाइम तक स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करे। और उस वक्त के जो विजन थे, जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, उनके विजन इतने क्लियर कट थे कि उनको पता था कि हमें इस देश को अब बहुत आगे तक लेके जाना है। तो यहाँ पे मेन फोकस इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी था। देन सोशल वेलफेयर एंड प्रोविजन ऑफ एफिशिएंसी, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाए। आपको पता है कि उस वक्त की कंडीशन बहुत बुरी थी, रिजर्व कैटेगरी के साथ बहुत बुरे तरीके से व्यवहार किया जाता था। इंडिया के कुछ कास्ट तो टॉप पर अवेलेबल थी और कुछ बहुत नीचे थी। तो सोशल वेलफेयर के ऊपर काम करना इनका मेन फोकस था। ठीक है, एफिशिएंसी, एफिशिएंट, प्रोविजन फॉर एफिशिएंट, जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट है उसको उतने अच्छे तरीके से रिसोर्सेज मिल सके, उनको एटलीस्ट एरिया मिल सके वर्किंग करने का ताकि वो और आगे ग्रो अप कर सके। ये उनके अगला पॉइंट था। देन रीजनल डेवलपमेंट, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, इन गवर्नमेंट का मेन प्रॉब्लम थी देश का कुछ सेक्टर बहुत डेवलप था और कुछ अंडर डेवलप था और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, जहाँ पे ना तो ट्रेन की सुविधा पहुँची, ना ही एम्प्लॉयमेंट। अंग्रेज़ों ने जाने की कोशिश ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कहा कोई मतलब नहीं है, पैसा जहाँ है ब्रिटिश सरकार तो वैसे भी वहीं, उन्होंने वही डेवलपमेंट किया जहाँ पे पैसा मिलता था। ठीक है, उनको मेन फोकस यही था कि इंडिया से ले जाए जितना हो सके, तो उन्होंने उस सेक्टर को टच भी नहीं किया जो उनके लिए काम के नहीं थे। तो रीजनल डेवलपमेंट एक अलग सेक्टर था जो गवर्नमेंट प्लानिंग के अंदर डाला गया कि देश के सारे स्टेट्स
इक्वली डेवलप कर सके, सारे लोग एक साथ चल सके, तभी एक पूरे भारत की तस्वीर सामने आ पाएगी। तो रीजनल डेवलपमेंट था। कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट हो जो लंबे समय तक चल सके, यानी कि हमारी नेचर ने जो हमें दिया है हम उसे आगे तक कैरी फॉरवर्ड कर सकें। नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, उन चीज़ों को हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना है, और इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उनके मेन चीज़ें में था कि जो हमें नेचर ने दिया उसका हम इस तरीके से प्रयोग करें और इतना इफ़ेक्टिव तरीके से प्रयोग करें कि हमारा गोल भी अचीव हो और हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को चीज़ें दे के जाएँ। देन आएगा रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी यानी कि देखा गया देश में गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, और सरकार को यहाँ खड़ा होना पड़ा। सरकार ने कहा जो ये गरीब और अमीर, पुअर एंड रिच पीपल्स के बीच का जो गैप है, इस गैप को कैसे रिड्यूस करें, इसके लिए उन्होंने प्लान्स बनाए, और प्लान्स के थ्रू उन सेक्टर्स में जो अंडर डेवलप्ड हैं या पुअर सेक्टर्स हैं वहाँ तक पॉलिसीज़ को अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग उनकी फंड अवेलेबल करवाए। देन आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, सबके साथ न्याय हो, सबके साथ यानी सबको डेवलपमेंट करने का राइट्स है। अगर आप में क्वालिटी है, आपको रिसोर्सेज दिए जाएं, आपके रिसोर्सेज हैं, तो आपको अपना डेवलपमेंट का हक है, और ये गवर्नमेंट ही दे सकती थी। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे फेल हो जाता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपना प्राइवेट प्रॉफिट देखता, वो अपने प्रॉफिट से ज़्यादा कोई काम ही नहीं करता। देन आता है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सब चीज़ें होगी तो इंडिया, जो पुराना इंडिया था, जो बैलगाड़ियों पे चलने वाला, मिट्टी गोबर से भरा हुआ, जिसको बहुत ही गंदी तस्वीर अगर इंडिया की बताई जाती है तो इंडिया इज़ अ डर्टी मडी प्लेस, ठीक है, इस तरीके से फॉरेन में रिप्रेजेंट किया जाता था उस वक्त, उसको दूर करें और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं, लोगों की अर्निंग बढ़ाएं, लोगों को एजुकेशन दें, लोगों को रिसोर्सेज दें, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी बढ़ सके। तो मेन कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमारी प्लान्स के अंदर थे। उस वक्त की गवर्नमेंट के दिमाग में ये बिल्कुल स्पष्ट विजन थे कि हमें एक ऐसा भारत चाहिए जो पूरे विश्व में उसी पोजीशन पे पहुंच जाए जहाँ पे वो कभी हुआ करता था। आपको पता ही है कि हमारी वर्ल्ड के अंदर सबसे पुरानी अगर सिविलाइजेशन का कल्चर है तो इंडिया का ही है, और इंडिया बहुत टॉप पे रहा था, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार और उन सारी जो पुराने पास्ट एक्सपीरियंस थे उसके कारण इंडिया की कंडीशंस बुरी हो गई थी, और यही चाहते थे कि हम वापस धीरे धीरे डेवलपमेंट कर सकें। आई थिंक दैट आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आगे चले। हाँ सर। पर कैपिटा इनकम सर ये होता है कि आप एक किसी कंट्री की पूरी इनकम निकाली जाती है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक साल के दौरान किसी कंट्री ने अपने रिसोर्सेज से कितनी अर्न किया, उसमें से पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। पॉपुलेशन को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से, तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकाल दी जाती है। ठीक है, ये स्टेट लेवल पे निकलती है, नेशनल लेवल पे निकलती है, दो तरीके से निकलती है सर, मार्केट प्राइस पे और एक करंट प्राइस पे, ठीक है ना। तो ये एक अलग टॉपिक है, पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है, और हर कंट्री यही चाहती है पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव हो। जैसे अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में कहाँ पर कैपिटा इनकम है, तो गोवा के लोगों की बहुत ज़्यादा हाई है, या फिर आप नोएडा की तरफ चले जाओ, गुड़गांव जिसे आपको पता ही है क्योंकि सारा MNCs वहाँ सेटअप हो रही है, तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति देखा गया कि टोटल इस स्टेट की क्या इनकम है, वहाँ की पॉपुलेशन से उसे डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम निकाले। अब ये लाखों में होती है, और रियलिटी आपको पता ही है कि क्या होता है, लाखों तो किसी को ही मिलते हैं, बाकी तो ऑन एन एवरेज रेट निकाली जाती है। ठीक है सर, वो तो परसेंटेज बेसिस पे निकालना हो तब करते हैं, बाकी आप है ना अगर परसेंटेज निकालना हो, क्योंकि परसेंटेज बेसिस पे भी देखा जाता है, आप जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाँ अमाउंट से ही होगा। अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हो, क्योंकि हाँ ग्रोथ देखनी होती ना, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कंपैरिजन जब आप डिफरेंट स्टेट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का करोगे तो अमाउंट्स में आप गड़बड़ हो जाएगा, तो आप परसेंटेज में निकालते हैं, वरना आप इसको टोटल नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या कंट्री या स्टेट निकाल सकते हैं। हाँ
सर वो उस पर एक नया टॉपिक है, इनकम इनइक्वलिटी, वहाँ पे बात करेंगे सर, वो अभी इससे डिफरेंट टॉपिक है। हाँ, गिनी कोफिशिएंट काम आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को निकालने के लिए वो उसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो वो अपना टॉपिक है जो कल या परसों स्टार्ट होगा उस पर। और सर आगे करें, ठीक है। अभी तक टोटल कितने प्लान्स बने? अभी तक 1951 से लेकर के 2017 तक 12 प्लान। आपको पता है 2014 में देश में एक नया चेंजेज आया, नरेंद्र मोदी सरकार आई, उन्होंने कहा कि नहीं, अब प्लानिंग कमीशन पुराना हो गया और ये एक ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हो गया। उस पर हम बात करेंगे जब नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा प्लान है कि जो ओल्ड है उस पर बात करें और करंट की हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल 12 प्लान बने। उन 12 प्लान में से फर्स्ट प्लान 9 जुलाई 1951 को, जो एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 1951 से 9 जुलाई 1951 को बना था। और इसको बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी, वो थी प्लानिंग कमीशन। प्लान्स बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाना जरूरी था। प्लानिंग कमीशन बनाया गया और उस प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया? 15 मार्च 1950 को ये कमीशन बना और इस कमीशन को हटा दिया गया, यानी डिजॉल्व कर दिया गया 17 अगस्त 2014 को। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ रीज़न क्या है, क्योंकि बोल दिया गया कि अब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बूढ़े हो गए हो, आपका जो विज़न था 1947 तक बहुत अच्छा था, देश नई सदी में चला गया है, नए विकास की ज़रूरत है, अब हमें एक लॉन्ग टर्म विज़न की ज़रूरत है, अब हम शॉर्ट टर्म 5 साल वाले प्लान नहीं करेंगे। कुछ ड्रॉबैक भी थे उसके। 5 साल वाले प्लान को अगर आप रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करो तो ये होता था कि जो इनके प्लान है, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं रियल एज इकोनॉमिस्ट बात कर रही हूँ, आप खुद कंसर्न करेंगे इस बात से। 5 साल की जब सरकार बनती, हर सरकार अपना नया प्लान लेके आती थी, किसी और प्लान को वो कंटिन्यू नहीं करती थी, जैसा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सरकार क्या करती थी, फर्स्ट ईयर में प्लान बनाने में टाइम निकलता था, सेकेंड ईयर में जब प्लान बन के तैयार होता था, अगले 2 साल तक उसको एग्जीक्यूट करना। और हमारा सिस्टम आपको पता ही है कैसा है, धीरे धीरे चीज़ें, हमने कोशिश तो की थी इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी बनाने की, बट धीरे धीरे ये सोशलिस्ट इकोनॉमी बन गई, यानी हम पूरे रशिया को ही रिप्रेजेंट करने लग गए। पूरे देश में पूरा कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी का हो गया, पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया, और यही ड्रॉबैक बना प्लान्स को फेल करने में। जितने हमने विजन, जो नेहरू जी के इतने ब्राइट विजन थे और जो उनके विजन थे, उसी को आज अगर कहीं ना कहीं फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो आज इंडिया इतना वर्ल्ड लीडर बनने की जो अभी की कंडीशन है कि इंडिया को सभी लोग जानते हैं, वो नहीं होता। तो उनके बहुत ब्रॉड विजन थे और इंडिया को, चाहे वो विश्वेश्वरैया सर हो, उनके बहुत बड़े विजन थे और विजन के बेसिस पे बनाया गया। तो 5 ईयर प्लान को 2 साल या 3 साल भी एग्जीक्यूट नहीं करते और अब फिर इलेक्शन आ जाता तो ये प्लान जो 5 साल का था वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता। 1 साल तक तो डेटा आ जाते, उसके बाद में कलेक्शन होता, कब उसको इम्प्लीमेंट करते, उसके बाद में वापस डेटा और नए प्लान की बात आ जाती। तो यही ड्रॉबैक था जब बोला गया था पहली बार कि इंडिया में 5 साल का प्लान नहीं बनाना चाहिए, इंडिया में कम से कम 10 साल का प्लान बनना चाहिए। और उन्होंने ही बोला, जिनको आज हम जानते हैं, विश्वेश्वरैया सर ने 10 साल के प्लान को, उन्होंने पहला ही प्लान ये दिया था कि इंडिया का अगर डेवलपमेंट चाहिए हमें लॉन्ग टर्म के ग्रोथ को करना पड़ेगा, 10 ईयर के गोल को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में अचीव करना पड़ेगा ताकि हम अपने फाइनल गोल तक पहुंच सकें, ठीक है। तो ये एक प्लान था, इसको रिजॉल्व कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन बनी, नीति आयोग बन गया, अभी उसकी जगह नया आयोग बन गया, नया एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन गई। 17 अगस्त 2014 को इसको प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया। देन उसकी जगह नीति आयोग बना, नीचे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक तर्क दिया गया कि ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि देश बदल रहा है तो हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जो बदलती हुई अर्थव्यवस्था को, यानी देश को रिप्रेजेंट कर सके। और इसी को देखते हुए 1 जनवरी 2015 को एक नया इंस्टीट्यूशन जन्म लिया जिसको कहते हैं नीति आयोग, ठीक है। आगे चले। अब जो 5 ईयर प्लान बने उसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा रोल पर काम करते थे उस वक्त, प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। प्लानिंग कमीशन को हम कल कंपेयर करेंगे, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग क्या करते हैं, तो हम अब इसको छोड़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स जो थी वो काम ये करती थी, सारे डेटाज कलेक्ट करती थी और यहाँ पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट के CM होते थे या
जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिटरी टेरिटरीज़ हैं जैसे पौंडीचेरी वगैरह या चंडीगढ़, इनके सारे जो गवर्नर्स थे वो इसके मेंबर हुआ करते थे एनडीसी के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, और वो अपनी बात अपने फंड के बारे में या अपनी जो बात होती थी वो एनडीसी को, और एनडीसी रिप्रेजेंट कर पूरा का पूरा डेटा ले जाकर के प्लानिंग कमीशन को देती थी, और प्लानिंग कमीशन का मेन काम था प्लान्स को एग्जीक्यूट करना और प्लान्स बनाना, सारे डेटाज कलेक्ट करना एनडीसी। आज की डेट में एनडीसी को ख़त्म नहीं किया गया, प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया बट एनडीसी ख़त्म नहीं किया, एक्चुअली इसका अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि एनडीसी बना था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करे, यानी स्टेट गवर्नमेंट के सीएम या गवर्नर, यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर्स हैं वो अपनी बात एनडीसी तक पहुंचाए और एनडीसी उनकी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए। आज उसी नीति आयोग के अंदर गवर्निंग बॉडी अलग से बना दी गई, तो एक तरीके से ख़त्म ही हो गया है, बट वो क्या अनाउंसमेंट बाकी है, रियल लाइफ में भी इसकी बोलते हैं कि हाँ अभी तक बना है, तो एग्जिस्टेंस अभी भी है। प्लानिंग कमीशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे। ये कुछ डेट्स हैं जिनको मैंने बताया है, ऑलरेडी डिस्कस हो गया इसकी प्लानिंग कमीशन के ऊपर। 15 मार्च को बना, 17 अगस्त 2014 को ख़त्म हुआ। एनडीसी मैंने बता दिया, एनडीसी के बारे में डिजॉल्व नहीं हुआ इसीलिए, और ये भी 1950 में ही बना था। जब प्लानिंग कमीशन बना था उसी वक्त ही एनडीसी बना था 1950 में। नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। अब आता है यहाँ से हमारे देश का डेवलपमेंट प्रोसेस। फर्स्ट प्लान एग्जीक्यूट हुआ 1951 से 1956 का, ठीक है, और इस प्लान को मॉडल थे हेरोल्ड डॉमर मॉडल बेसिस पे बनाया गया। उस वक्त के कुछ 2 इकोनॉमिस्ट थे, हेरोल्ड और डॉमर, उनके बेसिस पे इसको बनाया गया। और उस वक्त इस प्लान का मेन फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना, क्योंकि देश बहुत बिखरा हुआ था और देश में सारी की सारी पॉपुलेशन अगर कहीं पर डिपेंडेंट थी तो वो थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसमें बहुत सारे टारगेट्स रखे गए, ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, जिन्हें थोड़ा बहुत अचीव कर लिया गया। इस प्लान का सबसे बड़ा अचीवमेंट था देश के अंदर आईआईटीज़ को देना। देश में 5 आईआईटीज़ दी गई, ये नेहरू जी के विजन के बेसिस पे था। ये पहली बार हुआ कि देश को साइंटिफिक लेवल पे आगे बढ़ाया जाए, और उसी जरिए में पहली बार अगर देश में पहली 5 आईआईटी जो आप जानते हो, ठीक है, 5 आईआईटीज़ दी गई, और ये था कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बने ताकि लोग हमारे टेक्निकल नॉलेज ले सकें। आई थिंक दैट और कुछ है ही नहीं इसमें। एग्रीकल्चर सेक्टर को अचीव करना था, फूड सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर इन्होंने मेन फोकस किया, क्योंकि हमारी फूड की जो नीड थी वो भी हमारी नेशनल लेवल पे पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरा किया गया। आईआईटी बेसिक 5 आईआईटीज़ थी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी, ये 5 बेसिक। इसके बाद तो अभी तो बहुत सारी बनी, धीरे धीरे सारी, ये 5 बेसिक जो टॉप की थी, ये जोधपुर और ये तो अभी बनी है। ये तो धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ में डिमांड की गई कि आईआईटीज़ को हमारे तक लाए, तो बेसिक 5 से बाद में बहुत बन गई। और वैसे भी ये टॉप आईआईटीज़ है, मेन तो 3 ही है, आईआईटी खड़गपुर, बॉम्बे और दिल्ली, और चेन्नई वाली भी है। चेन्नई वाले भी बहुत अच्छी हैं, बाकी तो बहुत सारी हैं। था क्या मद्रास के नाम से जाना था मद्रास के नाम से था। ये 5 बेसिक इंडस्ट्रीज बनाई गई थी, आईटी इंडस्ट्री। फिर सेकंड प्लान आया 1956 से लेकर के 61 तक। ये प्लान कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। इस प्लान का मेन फोकस था देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो प्रमोट किया गया तो एक बहुत बड़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो रॉ मटेरियल कहाँ यूज करें, तो देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अगला फोकस था। और उसी को बेसिस पे एक नया मॉडल जो पुराने मॉडल की जगह आया, उस मॉडल को दिया था मोहलानबिस नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उनका विजन था, और उनके साथ इस मॉडल को जाना गया नेहरू मोहलानबिस मॉडल, जिसको कंटिन्यू किया गया था 1991 तक। कंटिन्यू इसी मॉडल्स के बेसिस पे हमारी अगली सारी प्लान्स बने। 91 में जब देश की कंडीशन बुरी हुई तो इस प्लान को
ख़त्म कर दिया गया और हमने कुछ और प्लान किए जो हम आगे बात करेंगे। इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर इनका फोकस था और खासकर देश के अंदर हैवी इंडस्ट्रीज़ को यानी बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए। एक ऐसी इंडस्ट्री जो देश के अंदर सारे सेक्टर को आगे ले सके और इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे फेल हो गई क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने पूरी तरीके से बंद कर रखा। हमारा जो विज़न था कि विदेशियों को तो इनवाइट ही नहीं करना है, फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड, हम अपने आप कर लेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास में कैपिटल रिसोर्सेज नहीं थे इन इंडस्ट्री को सेटल करने के लिए। और जो लोग करना चाहते थे हमने एक लिमिट बना दी थी, फेरा एक्ट हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। उस एक्ट के तहत लिमिट बना दी कि जो देश की कंट्री के लोग हैं, जो बड़े बड़े टॉप हैं, उनको भी 100 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल अपने पास रखने का राइट्स नहीं है। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा यानी 100 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी कैपिटल होती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेगी। तो कहीं ना कहीं उनका भी ड्रॉबैक था और ये इंडस्ट्री करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट मांगती थी और यही फेलियर के अंदर बना फॉरेन एक्सचेंज के इस पॉलिसी को पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं। पहली बार यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें अच्छी हुई तो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए और ये 5 स्टील मिल्स यहाँ पे बनी जो आपके सामने है, भिलाई, दुर्गापुरा और रूरकेला, ऐसा कुछ मिल्स, ये 5 मिल्स थी जो इनकी इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम के बेसिस पे था, ठीक है। 1961 अब अगली पॉलिसी आई, थर्ड प्लान। 1961 से लेकर 1966 ये सबसे बड़ी फेलियर पॉलिसी थी। रीजन क्या था? 1962 में चाइना ने इंडिया पे वॉर किया, इंडिया चाइना वॉर। 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर। ये 2 वॉर हमारे देश देख चुका था। उसके कारण देश में शॉर्टेज हो गई थी बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। बेसिक नीड की चीज़ों की शॉर्ट हो गया। करेंसीज की वैल्यू डीवैल्यू करनी पड़ी यानी करेंसी डिवैल्यूशन होना पड़ा। देन हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया। तो ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाई जिस फोकस से इसे बनाया गया और ये फेलियर के अंदर हुआ। बट इस पॉलिसी की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अचीवमेंट था। जैसे आप कह रहे हो कि उस समय युद्ध के कारण से हमें डीवैल्यूएट करना अपनी, हाँ, करेंसी को डीवैल्यूशन ऑफ करेंसी 1966 में की गई थी। अभी तो कोई वॉर नहीं है कि डीवैल्यूएशन कैसे होगा? सर डीवैल्यूशन नहीं किया अभी तक, डीमोनेटाइजेशन किया सर। नहीं, डीमोनेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा। डीवैल्यूएशन का मतलब मेरा सेंस है कि भाई $1 के प्रति जो रुपये का है वो डीवैल्यूएशन नहीं, वो डीवैल्यूशन नहीं होती है सर। डीवैल्यूशन इज ए डिफरेंट टर्म। आप जो बोल रहे हो वो पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में करेंसी की वैल्यूज डिसाइड की। सर डीवैल्यूशन एक डिफरेंट टर्म है। डीवैल्यूशन में गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की जानबूझकर के करेंसी की परचेजिंग पावर रिड्यूस कर देती है। लाइक 1 रुपये में अगर आप जो चीज़ खरीद रहे हो, अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए 2 रुपये खर्च करने पड़े। तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे इंडिया श्रीलंका के अभी श्रीलंका की कंडीशन देख लो तो वहाँ पर डीवैल्यूशन हुआ है, इंडिया में भी डीवैल्यूशन हुआ है। नहीं, एक्स्ट्रा नोट नहीं छापते। डीवैल्यूशन यानी करेंसी की अपनी एक परचेजिंग पावर होती है सर। आप दोनों आप मर्ज कर रहे हो। आप जो कह रहे हो फॉरेन हमारा 1 रुपीज़ इक्वल्स टू मतलब हाँ $80 रुपीज़ इक्वल्स टू $1 है। ये इंटरनेशनल लेवल पे करेंसी की वैल्यू डिसाइड की जाती है और ये डिसाइड की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर की कितनी डिमांड है, उस डॉलर को परचेज करने के लिए इंडिया के कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो इंडिया की आपको पता ही है इंडियन करेंसी की इतनी ज़्यादा डिमांड है नहीं। और कुछ ऐसा हुआ कि यूक्रेन वॉर के कारण डॉलर और मजबूत हो गया, तो इस वजह से करेंसी उसकी डॉलर इंडेक्स बहुत मजबूत हुआ और सारी करेंसीज में उसकी वैल्यू बढ़ती रही। हमारा वैल्यू रुपीज़ कोई डीवैल्यू नहीं हुआ है। डीवैल्यू करना सर इसको सिंपल टर्म में बोलेंगे कि बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में उसको फर्स्ट क्लास में बैठा दो कि वापस से स्टार्ट कर, तो उसके लिए यानी उसके साथ वाले बच्चे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और वो 10 सालों में जहाँ पहुँचेगा उसमें अगले वाले। हमारी करेंसी को हमने डीवैल्यू किया ज़रूर है, बट ये 1961 के अंदर था हमारी करेंसी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गई थी और यही कंडीशन थी कि अब डीवैल्यू कर दी जाए या करेंसी बंद करके नई करेंसी इशू कर दी जाए। तो डीवैल्यूशन वो है। हाँ
पाकिस्तान रिजर्व बैंक, हाँ सर नुकसान तो होते हैं, पर इससे इन्फ्लेशन रेट जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है, गवर्नमेंट को लगता है कि अब सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। लाइक अभी इन्फ्लेशन की रेट बहुत हाई है, और अभी आपने एक वर्ड सुना होगा, रेपो रेट को लगातार बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये क्यों बढ़ा रहे हैं, उसका एक अलग, ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। डिवैल्यूएशन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट ये चीज़ है कि डिवैल्यूएशन किया जाता है जब गवर्नमेंट के पास में कोई नहीं हो कि करेंसी, अब आपकी करेंसी जो चीज़ खरीदो उसके लिए अब डबल पैसा देना, क्योंकि सप्लाई तो उतनी है, सप्लाई तो बढ़नी है नहीं प्रोडक्ट की। हाँ हाँ हमारी गवर्नमेंट्स ने अपना सोना गिरवी रखा, हाँ, तो उस समय क्या डिवैल्यूएशन नहीं, उस वक्त उनके पास दो स्टेप थे, या तो आप एलपीजी को अपनाओ, एलपीजी मैं बात करूंगी 91 पे, ठीक है ना, एलपीजी को अपनाओ, या फिर आप डिवैल्यूएशन करो। तो डिवैल्यूएशन करना उस वक्त कोई भी इकोनॉमिस्ट सर डिवैल्यूएशन के ऊपर नहीं जाता। डिवैल्यूएशन इसी तरह के आप अपनी कंट्री को 10 ईयर पीछे ले जा रहे हो। अब मैंने आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट बताया ना, एक बच्चे को फर्स्ट ईयर से फर्स्ट क्लास बैठा दो, उसके साथ वाले बच्चे तो कितना ग्रो कर जाएंगे, 10 साल में वो फर्स्ट में आएगा। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि डिवैल्यूएशन के ऊपर जाए, बट डिवैल्यूएशन जब कुछ भी स्टेप्स नहीं फॉलो किए जा रहे, सारे के सारे फेलियर हो गए, तो गवर्नमेंट कहती है करेंसी की वैल्यू जानबूझ के कम कर दो। करेंसी अब परचेजिंग पावर करेंसी की कम हो गई, 100 रुपये की जगह अब 200 रुपये देने हैं आपको, क्योंकि सप्लाई मार्केट में उतनी है। लाइक दैट, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये 50 रुपीज़ का, इसकी सप्लाई फिक्स है और लगातार इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, लगातार इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, 100 रुपये कर दो इसको, इसके 50 क्वांटिटी है, ज़्यादा डिमांड हो रही है, इस वजह से वैल्यू बढ़ रही है, 100 रुपये कर दो, 100 की जगह 50 की जगह 100 रुपये कर दो इसकी वैल्यू। और गवर्नमेंट ये डिवैल्यूएशन करती जरूर है, बट ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। डिवैल्यूएशन यानी करेंसी को डीवैल्यू करना, डीवैल्यू यानी विमुद्रीकरण करना। सर ये उस वक्त यही किया गया था 1966 में। ये उस वक्त ही हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। 91 में तो दो ही रास्ते थे, या तो आप अपने मार्केट को ओपन कर दो या फिर डिवैल्यू कर दो, क्योंकि हमारे पास में इतना फंड ही नहीं बचा था कि हम इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट कर सके जो हमारा इंपोर्ट है, और हम इंपोर्ट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। हम आज भी डिपेंडेंट है, पेट्रोलियम गुड्स जितना हमारे इंपोर्ट का 90% तक ये पेट्रोलियम गुड्स के ऊपर जा रहा है, तो हम आज भी उनके ऊपर बहुत, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा, और हमारे पास कोई सब्सिट्यूट भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, उस वक्त बहुत विरोध हुआ था सर, ये बहुत कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत हंगामा किया था 1991 की, और ये लेट हुआ था। चाइना ने 1981 में कर दिया था, चाइना ने 81 में कर दिया। देखो चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हमारे ये 10 साल का इस वजह से डिले के कारण हमें कितना पीछे रहना पड़ा, वरना आज भारत इससे भी 50 साल आगे होता आज की डेट में। प्रोडक्ट की वैल्यू की नहीं, करेंसी की वैल्यू कम कर रहे हैं, करेंसी की हाँ, करेंसी की परचेजिंग पावर होती है, करेंसी की खुद की परचेजिंग पावर होती है। करेंसी की परचेजिंग पावर हम डिवैल्यूएट हाँ, डिवैल्यूएट कर रहे हैं, ओनली फॉर प्रोडक्ट्स होता है या सब चीज़ों में, सब चीज़ों में, सब चीज़ों में। कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। हाँ, वही चीज़ है ना, जब आप करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू कर रहे हो, तो आप एक अभी की रेट पे बताऊं, अगर डीवैल्यू कर दिया जाए 80 रुपीज़ की जगह आपको 160 रुपीज़ देना पड़ेगा $1 खरीदने के लिए, तो उसका बहुत ज़्यादा और बहुत लंबा इफेक्ट पड़ेगा। इंपोर्ट बहुत महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट बहुत सस्ते हो जाएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इकोनॉमिकल लेवल पे की जाएगी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ये तब किया जाता है जब बाहर से बहुत ज़्यादा, अब इंपोर्ट महंगे हो गए तो इंपोर्ट करवाएंगे ही नहीं हम चीज़ों को, आयात बिल्कुल नहीं कराएंगे। एक्सपोर्ट सस्ते हो गए तो हम भेजेंगे, ठीक है, ज़्यादा से। डिवैल्यूएशन का फर्क है, अगर हम डिवैल्यूएशन करते हैं तो जितनी भी ऑल ओवर द ग्लोब जितनी भी मुद्राएं हैं उनके लेवल पे करेंसी कम हो जाती है, और हर इंसान अपनी परचेजिंग पावर, जरूरी नहीं है कि किससे हमारा ज़्यादा भी हो सकता है, किसी से। हाँ, अभी एक्चुअली जो रियल सेनेरियो है, उस सेनेरियो में ये है कि हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे करेंसी की वैल्यू डिसाइड करते हैं। पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में जो करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है वो डिमांड एंड सप्लाई, करेंसी डॉलर्स कितनी अवेलेबल है और डॉलर्स की मार्केट में डिमांड कितनी, जितनी ज़्यादा हाई डिमांड उतनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ द डॉलर, यही चीज़ हो रही है। तो मैम ये हुआ कि अगर हम इकोनॉमिक कंट्री खुद अपने वैल्यू को डिवैल्यूएट करते हैं तो वो डिवैल्यूएशन, हाँ, और अगर खुद न करके इंटरनेशनली किसी और कारण से हो हाँ, तो वो डिवैल्यूएशन नहीं है, तो वो इसको क्या कहेंगे? उसको कुछ नहीं कहते सर। उसको भले ही कितना गिर हाँ, उसको इन्फ्लेशन की रेट कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं रुपया गिर गया है ना, रुपीज़ की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई। शब्दों का हेरफेर
हाँ शब्दों का सर, शब्दों का हेर फेर नहीं है, बहुत हेर फेर है सर इकोनॉमिक लेवल पे। हाँ तो निर्मला सीतारमन ने तो सर जस्ट अभी स्टेटमेंट दिया। ये तो मैम क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर अपनी सरकार के लिए स्ट्रॉन्गनेस दे। नहीं सर, मैं खुद सरप्राइज थी जब, क्योंकि अब ये है कि ये $1 परचेज करने के लिए 100 रुपीज़ तक पे करना पड़ेगा, कंडीशन इतनी बुरी है। तो जब निर्मला सीतारमन ने बहुत स्मार्टली आंसर दिया था, और रीज़न भी यही है। आप पूरा अभी की वर्ल्ड के सिनेरियो की बात करूँ सर, यूके की कंडीशन बहुत बुरी है, आपको पता ही है, नेक्स्ट श्रीलंका बन जाएगा अगर उसको ढंग से नहीं बनाया तो। और रीजन क्या है, पौंड इक्वल हो गया डॉलर के, जबकि पौंड्स की वैल्यू ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, वो इक्वल आ गया, पौंड्स की वैल्यू गिरी। रीजन क्या है, यूक्रेन रशिया के वॉर की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर की डिमांड हो गई, और इंटरनेशनल जो करेंसी है वो है डॉलर। तो इसका मतलब आज से 10, 12, 15 साल पहले जो एकदम से डाउन हुई थी, तो उस समय भी रुपया थोड़ा गिरा था। तो सर रुपये तो गिरता ही रहता है। उस समय हम ये नहीं कहते थे कि भाई ये डॉलर मजबूत हो गया, नहीं। तो अभी हो गया। नहीं सर, डॉलर मजबूत होने का रीज़न अलग है और रुपया गिरने का रीज़न अलग है। रुपये गिरने का रीज़न है कि हमारे एक्सपोर्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है। हमारी करेंसी की इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड तो होनी चाहिए, हमारी डिमांड ही नहीं होगी, और हमारी नीड जो है बाहर से वो इंपोर्ट तो करानी है बहुत। हाँ, और खासकर 90% तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हमारे जितने भी इंपोर्टर और बढ़ेगा, सब्सिट्यूट क्रिएट करने पड़ेंगे। पॉन्ड्स जैसे डॉलर के बराबर पहले ज्यादा उसकी डिमांड, क्योंकि वो सप्लाई नहीं करता, एक्सपोर्ट नहीं। अगर भारत की एक्सपोर्ट पावर आज भी उतनी है तो डॉलर से डाउन नहीं जा सकता, फिर तो इक्विवेलेंट रहना चाहिए। सर इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर इंडेक्स निकाला जाता है भारत की एक्सपोर्ट पावर भी इम्पैक्ट सर, सर इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर इंडेक्स निकाला जाता है। जो निर्मला सीतारमन ने कहा कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे सारी कंट्रीज जो है, एक्चुअली हमारे पास में सबसे ज़्यादा अगर कोई रिसोर्सेज है, इंट्रेंसिक वैल्यू होती है किसी न किसी गुड्स की, और वो गुड्स है हमारे पास गोल्ड की कभी वैल्यू रिड्यूस नहीं हुई, उसकी खुद की एक परचेजिंग पावर है। आप चाहे 1 तोला जोधपुर से खरीदो तो बाहर जाके कहीं बेचो, अगर इंडिया में जो रेट है वही मिलेगा और अमेरिका में या यूएसए में वही रेट, तो इंट्रेंसिक वैल्यू है, उसी को रिप्रेजेंट, क्योंकि गोल्ड हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम सब जगह गोल्ड नहीं चला सकते, तो हमने करेंसीज इशू की। अब हुआ ये कि डॉलर का इंटरनेशनल लेवल पे बहुत, सब लोग डॉलर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मांगते हैं और डॉलर को ही पेमेंट में यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि डॉलर की मोनोपोली बहुत बढ़ रही है, इसीलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पूरे वर्ल्ड इस पे आ गया है कि डॉलर तो अपने आप को मजबूत करता जा रहा है और हमारी करेंसी रिड्यूस होती जा रही है, इसका हमारे इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट। तो अब हम करते हैं कोई नई करेंसी, तो डिजिटल करेंसी इसी के लिए इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका है कि डॉलर का बहुत ज़्यादा मार्केट में होल्ड हो रहा है, उस होल्ड से सारी कंट्रीज परेशान है, और इससे गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम कुछ और करते हैं और उसके सब्सिट्यूट निकालते हैं, तो वो सब्सिट्यूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी कॉन्सेप्ट नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है सर, डॉलर का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट डिजिटल करेंसी कहीं ना कहीं डॉलर की मोनोपोली, क्योंकि सारी कंट्रीज निकाल रही है। अब डिजिटल करेंसी तो सर मार्केट में डिमांड, सप्लाई होगी तभी तो होगा ना। आपको 50,000 करोड़ डॉलर चाहिए तो मार्केट में ला के दोगे तभी, डिजिटल में तो वो हाथों हाथ क्लिक किया और चला गया उसके पास में। तो इसीलिए वो जो मार्केट में सप्लाई है डिजिटली रूप से इंक्रीज हो जाएगी। डिजिटल पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है, पर कहीं ना कहीं उसके पॉइंट्स में आप देखिएगा सर, एक पॉइंट ये भी है कि डॉलर की मोनोपोली क्रिएट हो गई है, उसको रिड्यूस करने के लिए सारी कंट्रीज ने डिजिटल, हाँ क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, करेंसी की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज़्यादा है सर। इंडियन रुपीज़ की डिमांड इंडियन लोग ही करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड थोड़ी ना होगी इंडियन रुपीज़। क्योंकि आप हर कंट्री में, सपोज आपने पेट्रोल मंगवाया तो आपने ईरान से मंगाया, ईरान ने कहा हमने आपको 50,000 करोड़ का पेट्रोल भेजा, कोई बात नहीं, आप हमें 50,000 करोड़ का डॉलर में पेमेंट कर दो। सर डॉलर का, क्योंकि सारी कंट्रीज ने मिलकर के, उसका रीजन पावर की वजह से, उसका रीजन
करेंसी के रूप में दो, भारत उसकी करेंसी में नहीं दे पाता, तो कहता है इसके बजाय थर्ड करेंसी, और वो इंटरनेशनल डॉलर में, हाँ बिल्कुल, ऐसे ज्यादातर कंट्री डॉलर बोलते हैं, हाँ इसलिए वो स्ट्रांग हाँ, इसीलिए स्ट्रॉन्ग है। अब यही है, वो किसी और कंट्री को, सर पूरे वर्ल्ड में अगर किसी कंट्री को सेंट्रिक माना जाता है तो वो यूएसए की है, और वो यूं है क्योंकि यूएनओ में सबसे स्ट्रॉन्ग वो जो वोटर है वो अमेरिका है, तो अमेरिका चाहेगा, कौन अपनी होल्डिंग छोड़ना चाहेगा सर, बॉस होकर के होल्डिंग कौन छोड़ना चाहेगा, तो वही चीज़ है, तो होल्डिंग नहीं छोड़ना चाहते, इसी होल्डिंग को हटाने के लिए ये बात हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है और डॉलर इस तरीके से और मजबूत होता जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में दूसरी करेंसीज की जो इससे भी हायर वैल्यू की है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो क्या करें, तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ सेकेंड सोर्स निकाले, सेकेंड सोर्स ऑफ, तो उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने सजेशन दिए, उसमें ऑफकोर्स डिजिटलाइजेशन, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था और उसको रोकने के लिए भी एक चीज़ थी कि बैन करो तो डिजिटल करेंसी इशू। डिजिटल करेंसी के बहुत सारे एडवांटेज हैं क्योंकि हमारे को छापना नहीं पड़ता, तो एक्सपेंसेस नहीं आते, 1 सेकंड में आप कहीं पे सेंड कर सकते हो, आपको सप्लाई फिक्स रखनी है और सेंट्रल कंट्रोलिंग बॉडी होती है उसकी, हर कंट्री का, नहीं थैंक यू मैं नहीं पीती, ठीक है, सेंट्रल कंट्रोलिंग बॉडी होती है तो वो कंट्रोल कर लेती है। तो ये कुछ रीजन थे थर्ड ईयर प्लान के, करें आगे सर, ठीक है। इस प्लान का एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी पंचायती राज, पंचायत इलेक्शन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से फर्स्ट टाइम पंचायत और स्टेट लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बने, ठीक है, और उन बोर्ड्स ने अपना वर्किंग किया। तो ये अगर प्लान बहुत सारे फेलियर्स के बीच में अगर कुछ था अच्छा तो वो था देश का पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट करना, जिसने रूरल एरिया का बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। देन उसके बाद में प्लान हॉलीडे आ गया, यहाँ से 66 और 69 में 1 ईयर के प्लान बने जिसको एनुअल प्लान्स कहा गया, और ये इसलिए बने क्योंकि उस वक्त देश की कंडीशन सही नहीं थी, इकोनॉमिकल कंडीशन बुरी, डिवैल्यूशन, इन्फ्लेशन और वॉर के कारण हमारे देश की कंडीशन बुरी हुई, तो नई पॉलिसी बनाई 1 ईयर की, और उसमें भी हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। देन 1969 से 74 के बीच में ये एक ऐसा ईयर था जब एग्रीकल्चर सेक्टर इतना प्रमोट करने के बाद में भी हमने 3 प्लान का टाइम दिया, 1947 से 69 तक हमने इतना प्लान दिया, फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा बूस्ट नहीं कर पा रहा, तो हम अभी भी इंपोर्ट करवा रहे थे अपनी बेसिक नीड्स को। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन चीज़ शुरू हुई और यहाँ से देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति अगर शुरू हुई तो इस प्लान की देन है जो 1969 से 74 में हुआ। एक और चीज़ जो उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने की थी, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया था। 14 प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स उस वक्त के वेल नोन बैंक थे जिनकी कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा थी, उनको बोल दिया गया कि आपके आज की रात, जैसे मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को बोला कि रात को 12 बजे के बाद में 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ठीक है, आपको टाइम दिया जाता है इसको रिप्लेस कराने का, ठीक है। उसी तरीके से उस वक्त इंदिरा गांधी ने एक अनाउंसमेंट किया और अनाउंसमेंट किया कि 14 इंडिया के मेजर बैंक से आज रात से 12 बजे के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहेंगे। और ये क्यों रहेंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा तो मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी। यहाँ पे अचीवमेंट्स में आएगा 2 चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे पहली बार ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी को फोकस किया गया। ग्रोथ चाहिए हमें, स्टेबिलिटी के साथ जो फ्लक्चुएशन हो रहा था अभी तक उसे रिड्यूस करना। देन गरीबी हटाओ टारगेट इनके रखा गया। 5 ईयर प्लान 74 से 79 के बीच में रखा गया। हाई इन्फ्लेशन था और इस प्लान का बेसिक अचीवमेंट था कि नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। देश के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करें, इसलिए नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और इस प्लान में फर्स्ट टाइम गरीबी को फोकस किया गया। अभी तक गरीबी फोकस में था ही नहीं। 5th 5 ईयर प्लान आया और गरीबी को फोकस किया गया और ये सरकार थी जनता सरकार, ठीक है। हाँ, गरीबी हटाओ पर प्रॉपरली अगर किसी को जाना जाता है तो इस प्लान को जाना जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन्स में पूछते हैं फर्स्ट टाइम फोकस, तो यहाँ पे इस प्लान को बोलते हैं। और यहाँ पे इस वक्त जनता सरकार थी, जनता पार्टी की पहली बार सरकार आई थी और उस सरकार ने इसको फोकस किया और
अब उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हम लोग तो नेक्स्ट टाइम वापस आ जाएंगे, तो उन्होंने 79 तक प्लान को कंटिन्यू नहीं किया, 78 में अपनी सरकार को गिरा दिया और उसके बाद में 2 साल तक अनस्टेबिलिटी रही और उस वक्त 2 प्लान आए, उसी प्लान को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वो प्लान जो 79 से 83 तक का प्लान था उस कंटिन्यू करने का, उसे 1980s में कांग्रेस सरकार वापस आ गई थी और उन्होंने उस प्लान को ख़त्म कर दिया और उस प्लान को उन्होंने नाम दिया रोलिंग प्लान। देन 6 5-year प्लान, इसके जितने भी टारगेट रखे गए थे मोस्टली सारे अचीव कर लिए गए। हमारी ग्रोथ रेट 5.5% की बेसिस पे थी। फैमिली प्लानिंग जहाँ पे यहाँ था वो इंट्रोड्यूस की गई इस प्लान के अंदर। देन इसमें भी पॉवर्टी को ही फोकस किया गया। 6 5-year प्लान जो था 80 से 85 के बीच में, 85 से 90 के बीच में 7 5-year प्लान आया। इसमें जो प्लान था इसमें ग्रोथ रेट रखी गई 6% की, जिसे अचीव करने की कोशिश की गई, बट उसे अचीव कर नहीं पाए क्योंकि देश में बहुत बड़ा और बहुत गंभीर समस्या आई थी सूखा की, तो उस वजह से हम पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाए। बट इस प्लान की अगर कुछ अचीवमेंट था तो इंट्रोड्यूस किया गया जवाहर रोजगार योजना। इस प्लान का फेलियर का रीज़न यही था कि 85 से लेकर के अगले 3 साल तक देश में भयंकर सूखा पड़ा था और उस सूखे के कारण देश के प्लान का सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया और लगा कि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, तो पहली बार जवाहर रोजगार योजना इंट्रोड्यूस की गई। और इसके अलावा इसमें भी फूड ग्रेन प्रोडक्ट को इंक्रीज किया गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, ठीक है। ये सारी इन चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई। ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले आ गया था, ठीक है। देन 90 और 92 के बीच में, ये उस वक्त की सरकार थी 1992 के बीच में जब हमारे देश में पॉलिटिकल लेवल पे अनस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत थी और यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी प्राइवेटाइजेशन किया जाए, ग्लोबलाइजेशन किया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाए, नेहरू मौलानबिस मॉडल की बेसिस को ख़त्म करो और देश कुछ और मांग रहा है, अब उसकी डिमांड पूरी करो। और फाइनली हमारी वो पॉलिसी आई जिसने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बदला और आज उसकी सक्सेस को हम लोग उसकी मलाई खा रहे हैं, या कह सकते हैं कि हम लोग उसके कारण ही यहाँ तक है। बट ये भी लेट ही था, जो कहा गया है कि इसको 10 साल पहले करते तो शायद हम चाइना के आसपास होते। 92-97 में ये पार्टली सक्सेसफुल रहा क्योंकि हमने जो टारगेट रखा था 6.78 का वो हमने 5.6% से अचीव भी किया था। टारगेट जो थे अचीव किए, काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा गया देश के अंदर, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आया, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इम्प्रूव किया, एक्सपोर्ट बहुत बढ़े, डिमांड बहुत बढ़ी। ये 8 5-year प्लान की अचीवमेंट थी। हाँ सर, ये जो बोलते हैं ना कि 8% रहेगी एस्टिमेटेड रेट 6.5 रहेगी, तो ये इसमें परसेंटेज किसमें चेंज होता है? जीडीपी में चेंज होता है, वार्षिक दर जो बोलते हैं हाँ सर, वो क्या किसका? सर ये नेशनल इनकम का पॉइंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है एक ईयर के दौरान, अगर कंट्री जितनी उसकी अर्निंग है, कंट्री की अर्निंग 2 सोर्सेज से होती है, कमोडिटीज़ से और सर्विसेज से। कमोडिटीज़ से जो कमाते हैं उसका हम ईयरली बेसिस पे, हम इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पे हम उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू निकालते हैं और उससे देखते हैं कि हमने इस साल कितना कमाया, हमारे देश ने क्या कमाया, और हम हमेशा टारगेट करते हैं हम और ज़्यादा चीज़ों को बेचें, हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करें, हम और ज़्यादा सर्विसेज करें, जिससे हमारा GDP उतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो। ये GDP होता है, NDP होता है, NI होता है, सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन GDP, और हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमारे GDP को हम इम्प्रूव कर सकें। हाँ, GDP के लिए लिखी हुई है सर, GDP के लिए ओवरऑल, क्योंकि हमारी अर्निंग ऑफ द कंट्री, हमारी अर्निंग क्या होती है, हम लोग जैसे सपोज हम अब इंडिविजुअल की बात करें, हम कहाँ से कमाएंगे, हमारे अगर कोई सोर्स है, हम अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से कराएंगे, हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहाँ से कमाएंगे, या हमारी कोई नॉलेज को हम शेयर कर रहे हैं तो उससे हमारी अर्निंग, तो टोटल अर्निंग है, तो इंडिविजुअल की अर्निंग हुई। अब कंट्री की अर्निंग क्या करेंगे, कंट्री के खुद के रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज उन्होंने कमोडिटीज़ कितनी बनाई है, उसको कितना बेचा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, सर्विसेज से कितना अर्न किया, उसकी टोटल इकोनॉमिकल वैल्यू को अगर हम कर लें पर ईयर की, तो वो हो जाएगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक। ठीक है सर। सर प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारे डेटा चाहिए होते हैं और एक बहुत बड़ा टॉपिक। कलेक्ट किए जाते
हाँ प्रैक्टिकली सर इसको कलेक्ट करते हैं, सारा प्लानिंग कमीशन ये सारा काम करता है। हाँ सर ये इन पे ही विश्वास करना है क्योंकि प्लानिंग कमीशन ये सारे डेटा देता है। हाँ सारा फैक्चुअल होता है ये, क्योंकि एक साल की सारा डेटा कलेक्शन होता है, उसका एनालिसिस किया जाता है और स्टैटिक्स वाले यानी मैथमेटिक्स के धुरंधर सारे बैठते हैं और सारा डेटा एनालिसिस करते हैं, उसको प्लान्स में इंक्लूड किया जाता है। और जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट देते हैं तो वो बिल्कुल फैक्चुअल बोलते हैं, हवाओं में नहीं बोलते। ठीक है, 9 5 ईयर प्लान होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को किया गया। इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी हमने रखा था हाई, बट उसकी उतना अचीव नहीं कर पाए, फिर भी ठीक है हमने काफ़ी अचीवमेंट किया। 97 से 2002 के दौरान हमारी इस पॉलिसी को क्वालिटी ऑफ लाइफ को उन्होंने फोकस किया, जनरेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, रीजनल बैलेंस, सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ। ठीक है, इसकी ग्रोथ टारगेट उन्होंने 6.5%, इतना हम अचीव नहीं कर पाए बट फिर भी रखी थी इन्होंने। ठीक है, देन 10 5 ईयर प्लान, यहाँ पे अगेन 2002 से 2007 के बीच में रिड्यूस करना था हमारा पॉवर्टी को, और हम यहाँ पहली बार सक्सेसफुल हुए। कितने परसेंट से? 5% से। टोटल जो हमारा रेशो था वो 5% से रिड्यूस हो गया, और इस तरीके से हमारी जो पहली बार GDP थी वो 8% तक अचीव हुई, जो 6% के आसपास चल रही थी वो 8% तक हमारी रही। देन 11 5 ईयर प्लान आया। 11 5 ईयर प्लान में हमारे ग्रोथ रेट को, रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ को एम्पावरमेंट किया गया, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे बात की गई, रिडक्शन ऑफ जेंडर इक्वलिटी के बात की गई, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बात की गई। इसके ऊपर इंक्रीज किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत अच्छी ग्रोथ की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, और 4%, 10% और 9% से इनकी ग्रोथ देखी गई। तो ये पहली बार हुआ जब हमारे प्लान्स को जितना हमने टारगेट रखे थे हम उतना अचीव कर पाए। देन आया 12 5 ईयर प्लान, और ये लास्ट प्लान था। ये प्लान मेन फोकस था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इन्होंने टारगेट रखी 8%, एक्चुअली टारगेट इन्होंने रखी तो 9% थी, बट स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इसे रिड्यूस कर दिया गया और 9 से इन्होंने 8% कर दिया। लास्ट में कैलकुलेट किया गया तो 7.5% के आसपास हमने अचीव किया। इस प्लान का बहुत अच्छा आउटपुट रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पहली बार 4% के आसपास ग्रो किया गया। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10% के आसपास था। हमने पावर जनरेशन कैपेसिटी 8000 मेगावाट के अकॉर्डिंग हमने अचीव की। तो ये प्लान बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, और ये प्लानिंग कमीशन का लास्ट प्लान था। इसके बाद में क्या अचीवमेंट रहे? हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, जो हमने फोकस किए काफ़ी हमने देखा। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई, कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों की कैपिटल बहुत तेज़ी से बढ़ी, ये देखा गया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी नई चीज़ें आई तो देखा गया टेक्नोलॉजी सेक्टर चेंज हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे चेंज हुए, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री का बहुत डाइवर्सिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, बहुत नई इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर आए, बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ और सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेज हुआ। देन उसके बाद में फेलियर, जो हमने टारगेट रखे थे हम वो अचीव नहीं कर पाए इतने लंबे टाइम तक। तो पॉवर्टी स्टिल हमारा आज भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पॉवर्टी आज भी है और बहुत बड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट आज भी उतना है, और इवन कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया। देन इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही रहा है, उस वजह से ये फेलियर रहा, क्योंकि इनकी जो प्लान थे बनाने के वो इन चीज़ों को कंट्रोल करना था, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी हमने सोचा था कि हम अपनी कंट्रीज़ को पीछे ग्रास रूट लेवल यानी लास्ट लेवल तक हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके, यानी हम आज भी देश में ऐसे कई गाँव हैं जहाँ तक बिजली नहीं पहुँची। तो 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था कि इंडिया के सारे सेक्टर को डेवलपमेंट करो, तो कहीं ना कहीं वहाँ तक हुआ ही नहीं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हम फेलियर रहे। इनएडुकेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन जितना डिमांड है उतना हम इंक्रीज नहीं कर पाए। रीज़न बहुत सारे हैं, पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई। ठीक है, देन हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी आज भी पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। कैपिटल आउटपुट, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो हमारा सिस्टम है इनकम जनरेट करने का, पॉलिसीज़ बनाने का,
कहीं ना कहीं उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत हाई रही, पॉलिटिकल अप्रोचेज रही, प्लान्स अच्छे होते हुए भी डिसकंटिन्यू कर दिए गए या प्लान को लेट एग्जीक्यूट किया गया, जिस वजह से जो विज़न रखे गए थे 1947 में उसको हम इतने अच्छे तरीके से अचीव नहीं कर पाए। ये हमारे 5 ईयर प्लान्स का बेसिक। हाँ सर। लास्ट 5 ईयर प्लान का आपने कहा बहुत अच्छा अचीव सर इतना अच्छा तो नहीं था, बट हाँ काफ़ी था, इम्प्रूवमेंट था। हाँ बहुत अच्छा। हाँ तो जब इतना अच्छा अचीवमेंट और इतना अच्छा रिजल्ट, हाँ तो फिर प्लानिंग कमीशन को डिस्ट्रॉय सर, वही है ना, नई सरकार नई सोच। सर अभी मैं बताऊंगी, कल आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में, आप कहोगे नई बोतल में पुराना माल है। तो वही वो तो हमें भी पता है, नाम बदला है। बस हाँ हाँ ये तो एक तरीके से पावर का सेंट्रलाइज्ड पावर हो गया। सर, नई सरकार, उन लोगों को लगा कि अब प्लान चेंज करने चाहिए, बुरा नहीं हो गई, मतलब कि बूढ़े आदमी को कौन है, नए जनरेशन हो, नई लोग हैं। अभी सीएसओ है, सीएसओ ने डेटा हाँ हाँ, अभी डेटा करंट में जैसे जीडीपी डेटा होता है, वो सारे CSO कलेक्ट करता है। अभी आपने बताया कि 2012 हाँ 14 में कैंडिडेट हाँ, तब तक तो आपने बताया कि नहीं वो आज भी कर रही है, वो डेटास तो कलेक्ट कर ही रही है ना सर, वो थोड़ी ना बंद हुई है। कौन देता है वो सारा CSO ही कलेक्ट करता है, प्लानिंग कमीशन को देता है, NDC के, और ये सारे के सारे CSO वहाँ पे एनालिसिस करके वो सारा प्लानिंग कमीशन को, अब वो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को दे रहा है। ये चीज़ आपने बताई कि 5% इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, पॉवर्टी का। तो पिछले 8-10 सालों में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। नहीं सर, इतना कोई डेटाज नहीं आया तो मैं इस पे बात नहीं कर सकती सर। वो डेटाज करने वाली पॉलिसी मेकर्स जितना डिक्लेयर करेंगे उतना ही पब्लिक के पास होगा। एक सवाल होता है, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, पहले पूछा था, जैसे कि इंडियन रुपी है, हाँ कंपैरिजन एक डॉलर से कर रहा हूँ हाँ और येन से कर रहा हूँ, जापान वाले से। हाँ $1 is close to 80 consumption, हाँ but 1 rupee goes to 2 yen, 2 yen। जापान तो मजबूत कंट्री है, तो उसका तो करेंसी का वैल्यू भी ज़्यादा है। सर, करेंसी जापान की इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड ही नहीं होगी करेंसी की। करेंसी की डिमांड्स के बेसिस पे होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन से नहीं होता। आप देखो दिरहम की वैल्यू 245 रुपीज़ है। आप जो दिरहम है इंटरनेशनल के, हाँ, तो वहाँ पेट्रोल की है, उसकी एक वहाँ की दिरहम को ख़रीदने के लिए 245 रुपीज़ देना पड़ता है। दिरहम जो भी है, दिरहम, तो वो उसके लिए तो इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड के ऊपर डिसाइड करता है, नहीं होगा। जापान किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। इससे कोई रिलेशन नहीं है कि 1:2 है, 2:1 है, उससे नहीं कंट्री मजबूत हो सकता है। कंट्री मजबूत हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी करेंसी की क्या डिमांड है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर की कितनी डिमांड करने वाले हैं। इंडियन रुपी जो नीचे जा रहा है, इन्वेस्ट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ग्रो नहीं कर रहा। हाँ, इंडिया ऐसा होता तो सर लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाइन लगा के थोड़ी खड़े रहते हैं। क्लियर हो गया ना कि भाई नीचे इंडिया, अगर इंडिया डेवलपमेंट नहीं करता तो इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ इंडिया को इतना जाना नहीं जाता। इंडिया सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन के कारण यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ लाइन लगा के खड़ी है इंडिया में आने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एक व्यक्ति से 1 रुपया लिया तो 100 करोड़ 125 करोड़ है, एक दिन की कितनी होगी अर्निंग, और हमें तो सिर्फ कुछ परसेंटेज ही फोकस करना है। तो सर इंडिया मजबूत है और इसीलिए तो इतने रिसेशन के बाद में भी गिरा नहीं, और अब जो रिसेशन कह रहे हैं कि आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा होगा कि इंडियन इकोनॉमी कैसे झेलेगी इसको। और इंडिया को इतना मजबूती से रखने वाला हमारा सिस्टम है, क्योंकि हम लोगों को सिखाया जाता है कि सेविंग करो। हम लोग 5 साल नहीं कमाएंगे ना तो भी हम खा लेंगे, ये एक मोटो है। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं क्रेडिट सिस्टम पे करो, कोई बात नहीं, हम 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कर रहे हैं, कार्ड ले ली, EMI जा रही है 50,000 की, कोई बात नहीं, 50,000 तो है, वो अर्निंग बंद हो गई तो। और इंडिया वाले क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। कार की कार नीड है, 2 व्हीलर से काम चल रहा है, 20,000 50,000 खर्च दो, 50,000 सेविंग कर दो। ये कारण से ही मिडिल क्लास 2008 में बहुत बुरी मंदी आई थी, पूरा वर्ल्ड अमेरिका के कारण पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। इंडिया पे थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हुआ था और वो बहुत स्ट्रेंज था लोगों के लिए कि ये कैसे हो गया। तभी कहते हैं इंडिया में कुछ तो है गॉड पावर जो इनको बचा लेती है, चाहे वो कोविड कंडीशन हो चाहे वो इकोनॉमिकल कंडीशन। नहीं, पैरेलल इकोनॉमी सर बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, उस पर भी बात करेंगे सर। क्योंकि अपने इंस्टीट्यूशनाइजेशन तो अभी हुआ ही नहीं, बाकी है। क्या सर? इंस्टीट्यूशनाइजेशन होता है ना कि जो लोगों में जो
पैसा है हाँ इंस्टीट्यूशन के पास नहीं, बैंकिंग में नहीं, लोग मतलब करेंसी फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं। तो सर पैरेलल इकोनॉमी डिफरेंट टर्म है। पैरेलल इकोनॉमी मतलब ब्लैक मनी हो गया, ब्लैक मनी हो गया। आप कह रहे हो कि इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाता, वो बात अलग हो सकती है, बट वो जाता है काफ़ी। इसीलिए तो मोदी ने ये बैंक्स में अकाउंट्स ओपन करने के लिए प्रमोट किया। हाँ जैसे कि डेवलप कंट्री वहाँ पे है कि सर्विस सेक्टर भी हाँ प्लम्बिंग का काम भी कराओगे, हाँ आप इनकम टैक्स देना। हाँ यहाँ तो ऐसा ही है कि लोग अगर छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं, हाँ। मैं भी 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन था, उससे सारा पैसा गया वापस बैंकों के पास। मैंने होता ना कि जो ऑर्गेनाइज्ड हो गया सारी चीज़ें, तो मैं भी अब आप बोल रहे हैं कि दोबारा जब रिसेशन आएगा नहीं सर, उस टाइम झेल पाएगा क्या? नहीं सर, वो क्योंकि हमने अभी भी अपनी आपके पास में आप भी अर्निंग करते होंगे, आपने अपनी अर्निंग का जितना भी कमाया हो ना, आपका 40% 30 to 40% सेविंग में होगा। अनफॉर्चुनेटली कभी कुछ हो जाए, हर इंसान अनफॉर्चुनेट कंडीशन को पूरा रखता है, तो वो हमारा पड़ा है। आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब ये है कि वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कैश में ही पड़ा हो या किसी और फॉर्मेट में, बैंक में भी तो पड़ा हो एफडी के रूप में, हम उसको भी तो निकाल करके यूज कर सकते हैं। तो इसलिए रिसेशन में जब आएगा तो हमारे पास पैसा रहेगा, जॉबलेस हो भी जाएंगे ना तो अभी हमारे पास पैसा रहेगा 1 से 2 साल। इवन हम तो अपने 7 पुस्तों तक की रोटियां करके जाते हैं मजाक में कहते हैं ना, ऐसा होता नहीं है, बट हकीकत में ये है कि हमारे पास बहुत सेविंग होती है। और इंडिया को अगर कुछ बचा रहा है तो वो मिडिल क्लास लोगों की आइडियोलॉजी है इकोनॉमिकल लेवल पे, और वो चेंज हो रही है, अनफॉर्चुनेटली बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। अब यूथ जो है वो क्रेडिट पे, क्रेडिट कार्ड, ये सिस्टम वो सिस्टम, तो ये जो चेंज हो रहा है उससे अभी जो रिसेशन आएगा ये कैसा होगा, ये अभी से शुरुआत होगी कि इंडिया कैसे होगा, और ये सारे इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत अच्छा करे। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं सर, अगर यूजफुल है, क्योंकि अगर आप उसको सही ढंग से यूज करो, यूजफुल तो हर चीज़ होती है, टेक्नोलॉजी हमेशा यूजफुल होती है, बट टेक्नोलॉजी का एक्सेस यूज़ हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। डिस्कनेक्ट, हाँ, लॉन्च से